क्लास 7 हमने पिछले क्लास में उफ ये गर्मी पाठ के सारांश को पढ़ा। अब हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें याद करना है। उसके बाद यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हैं नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले है मौखिक प्रश्न। तो मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ कर दिया है। जैसे पहला प्रश्न है युगों से कौन तप रहा है? तो युगों से सूरज तप रहा है, इसका उत्तर होगा। उसी तरह से बाकी प्रश्न के उत्तर भी पाठ से आपको ढूंढ के स्वयं करने हैं। उसके बाद है लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है बादल किसके कारण बनते हैं? तो पाठ के अनुसार ही बादल नदियों के वाष्पित पानी के कारण बनते हैं। तो इस तरह से आपको स्वयं ही उत्तर ढूंढ कर लिखना है। तो इस तरह से बाकी जो प्रश्न हैं उनका भी उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना है। इससे आपको दोबारा पाठ भी पढ़ना हो जाएगा और आप उत्तर भी स्वयं ढूंढ कर लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है उसे आपको चुनना है। तो पहला है सूरज तक क्या पहुँचने लगी है? तो यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे उत्तर होगा तपिस। उसी तरह से बाकी भी प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद है पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जो कि हमारे पाठ से ही लिया गया है और उससे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न जो हल कर दिया है। तो ये पंक्तियाँ कौन बोल रहा है? यहाँ जो पंक्ति दी गई है, मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी। सूरज दादा अपना मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सब अपनी अपनी जगह सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहाँ मेरी जलती धड़ा को ठंडक देता है, वहीं आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। तो यह वाक्य पृथ्वी बोल रहा है। तो यहाँ पे उत्तर होगा यह पंक्तियाँ पृथ्वी बोल रहा है। तो ये हुआ। यहाँ पे और 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है इसी गद्यांश से। उसके बाद यहाँ पे विराम चिन्ह दिए गए हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी वाणी में उतार चढ़ाव आता है, हमारे बोलने की गति में समानता नहीं रहती। परंतु जब हम कुछ लिखते हैं तो इसी रुकने या विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि पूर्ण विराम है, वाक्य के अंत में लगता है। अल्प विराम है, एक ही प्रकार के शब्दों या वाक्यों को अलग करने के लिए लगाते हैं। प्रश्नवाचक है, जहां हम प्रश्न पूछते हैं। निर्देशक चिन्ह है, उदाहरण देने के लिए प्रयोग में लाते हैं। योजक चिन्ह है, जो कि शब्द युग्मों या फिर शब्द जोड़ों के बीच में लगाते हैं। लाघव चिन्ह है, जिसे शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि डॉक्टर के बाद हम ये लाघव चिन्ह लगाते हैं डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में देने के लिए। दोहरा उदाहरण चिन्ह, किसी कथन को जैसा है वैसा ही लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इकहरा उदाहरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम हो, उपनाम हो, पुस्तक का नाम हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हंस पद, वाक्य में छूटे हुए जो शब्द होते हैं उसे वाक्यांश को दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं हंस पद। और उसके बाद है विस्मयादि बोधक या फिर संबोधन। तो जब हम खुशी, दुख, गम का बोध व्यक्त करने के लिए जब हम लिखते हैं तो उस समय हम इस तरह के विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कोई चिन्ह नहीं है, उनमें आपको सही चिन्ह चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको इसी तरह से अपनी बुक में भी, अपनी किताब में भी आपको लिखना है। जैसे कि पहला है जीव जंतु पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे। तो यहाँ पे मैंने पूर्ण विराम लगाया है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम होगा। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग चिन्ह मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरह से आपको भी अपनी बुक में, किताब में लगाना है। उसके बाद है नीचे दिए शब्दों में विशेषण और विशेष्य शब्द ढूंढ कर लिखें। तो विशेषण
शब्द और विशेष से शब्द अलग करना है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है, और जिस शब्द के माध्यम से उसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहेंगे विशेषण। जैसे ठंडी किरण, तो यहाँ पे ठंडी है विशेषण, किरण है विशेष्य। उसी तरह से काले बादल, काले विशेषण है और बादल विशेष्य है। तो इस तरह से इनको अलग अलग करके आपको लिखना है। तो वो मैंने लिख दिया है, बाकी इसी तरह से आपको अपनी किताब में लिखना है। उसके बाद है नीचे दिए शब्द किस भाषा से लिए गए हैं उनके सामने भाषा का नाम लिखिए। जैसे कि पहला है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी लिख दिया मैंने। उसी तरह से जो शब्द जिस भाषा का है उस भाषा के नाम को यहाँ लिख देना है। चौथा नंबर है नीचे दिए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिका लगाइए। तो यहाँ पे शब्द जो दिए गए उसमें कौन सा उचित है, कौन सा सही है, उसे लगाना है। जैसे यहाँ पे ठंड है तो ठंड होगा, अनुस्वार होगा। तो यहाँ धुआं है, धुआं में अनुनासिका होगा। इसी तरह से बाकी भी आपको स्वयं करने हैं। तो इस तरह से किताब में आपको करने हैं। उसके बाद है नीचे दिए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्दों पर सही का निशान लगाएं। तो सूरज का रवि, शशि, इंदिरा, तो यहाँ पे सही होगा रवि। उसी तरह से बाकी भी यहाँ पे दिए गए हैं, उसका भी मैंने सही उत्तर टिक लगाया है। नीचे दिए शब्दों को विग्रह कर लिखिए। तो जीव जंतु है तो उसको विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, जीव और जंतु। इसी तरह से बाकियों को भी हम अलग अलग करके लिखेंगे। निर्देशानुसार उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा। वह शब्द जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। तो यहाँ पे उत्तर होगा सूरज, सूरज जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसी तरह से बाकी जैसे प्रश्न पूछे गए उसी आधार पर उत्तर यहाँ पे मैंने टिक लगाए हैं। तो इस तरह से आपको भी अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में टिक लगाना है। उसके बाद है यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ना है और उस आधार पर आपको स्वयं प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। जैसे कि इसको मैंने पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न है सुबह का समय कैसा होता है। तो यहाँ पे है सुबह सुबह का समय बड़ा ही स्फूर्तिदायी होता है, यह है उसका उत्तर। इसी तरह से बाकी जो प्रश्न हैं इनका उत्तर भी आपको स्वयं ढूंढकर लिखना है। तो ये है इस पाठ के जो अध्याय है उसका उत्तर मैंने यहाँ कर दिया। आप जो जैसे कि यहाँ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, इसे आपको स्वयं लिखना है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ और प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बाकी जो यहाँ पे एक्सरसाइज है वे सभी आपको अपने पुस्तक में ही, अपने किताब में ही उसे इस तरह से पूर्ण करना है। धन्यवाद।